आप लोगों ने क्या की नहीं रिवीजन? यस सर। ठीक है, चलिए कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग एक दो क्वेश्चन फटाफट प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा खोया हुआ याददाश्त जो है वो वापस से आ जाए। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन बोला गया है इस तरीके से कि लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, एक्सेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैं बड़ा ही आसान सा एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एक्स स्क्वायर बाय 25 वाई स्क्वायर बाय 9। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, मैं बस क्या फटाफट हल्का सा हम लोग क्या रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का भी रिवीजन कर लेते हैं, कल कंसेप्ट का रिवीजन कर लिया था। मेन चीज है क्वेश्चन टारगेट बना लीजिए, दिन में 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है। एक्स स्क्वायर बाय 25 बाय वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें बताइए अगर इक्वेशन हो गया, ठीक है, इस इक्वेशन, सॉरी कौन सा नंबर, 1 नंबर, इस क्वेश्चन को हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इससे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। सबसे पहला चीज, अब जब हम लोग इससे कंपेयर कर रहे हैं, अब बताइए इसमें ए का वैल्यू कितना आएगा? इस 5 आएगा। प्लस माइनस 5। नहीं, ए का वैल्यू 5 आएगा। क्यों 5 आएगा? प्लस माइनस 5 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर स्क्वायर ए जो है एक लेंथ है, ए इज द लेंथ। ठीक है, ए एक लेंथ है। जब हम लोग एलिप्स बनाते हैं, देखिए इसने सही बोला कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, मतलब ए का वैल्यू प्लस माइनस 5, एकदम करेक्ट है, कोई गलत नहीं है इसमें, ए का वैल्यू प्लस माइनस 5 होना चाहिए। बट इसमें बोला जाता है कि ए का वैल्यू 5 भी हो सकता है, ए का वैल्यू माइनस 5 भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। बट जब हम एलिप्स बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि मेजर एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस का लेंथ की बात करता है, ए मतलब ये वाला लेंथ, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ए का वैल्यू हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? 5 ही कंसीडर करेंगे, माइनस 5 कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए बी का वैल्यू कितना होगा इसमें? 3 होगा सर। बी का वैल्यू 3 होगा। क्या क्या पूछा गया है हमसे? लेंथ ऑफ मेजर माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा? 2a 2a मतलब 10। 10। माइनर एक्सिस का लेंथ 9 9 6 सर, सॉरी सर, 6 सर, सॉरी। एक्सेंट्रिसिटी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो इसका वैल्यू Yes, कितना sir. निकलेगा? 1 माइनस बी का वैल्यू 9, ए का वैल्यू 25, ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 25 माइनस 9, ये हो जाएगा 16 4/5। ठीक है, ऐसे भी एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1 आ गया क्योंकि ये एलिप्स बन रहा है। दूसरा फोकाई, फोकाई क्या बनेगा इसका? सबसे पहला ये ए ग्रेटर देन बी वाला टाइप से एलिप्स है, यानी कि एलिप्स जो बनेगा इस फॉर्म में बनेगा। इसका फोकाई कितना आएगा? प्लस माइनस कितना? ए कॉमा 0, तो यानी कि फोकाई कितना आ जाएगा? प्लस माइनस ए का वैल्यू कितना है? 5, ए का वैल्यू कितना है? 4/5 कॉमा 0, यानी कि प्लस माइनस 4,0, ये क्या आ गया? इसका फोकाई आ गया। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, यानी कि 2 इंटू बी स्क्वायर का मतलब हो गया 9, ए का मतलब हो गया 5, यानी कि 18/5, ये क्या हो गया? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था? एक्सेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर लिया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड आउट, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाँ, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? वर्टिसेस किसको बोलते हैं? इस वाले पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। सर प्लस माइनस 1,0, प्लस माइनस 1,0, ठीक है, यानी कि प्लस माइनस 5,0। तो ये हो गया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई निकाल लिया, एक्सेंट्रिसिटी निकाल लिया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल लिया। क्या कोई बता पाएगा इसमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? ऐसे एक डायरेक्ट्रिक्स बनेगा, ठीक है, तो इसमें ये जो डायरेक्ट्रिक्स बना, इन दोनों डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? कौन बताएगा? LX LX क्या चीज होता है? MY प्लस 0 ना, क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन? प्लस माइनस A बाई प्लस H। हे भगवान, इक्वेशन कभी प्लस H ऐसा आता है? गधा सब।
पॉइंट की बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, इक्वेशन की बात कर रहे हैं? कौन बताएगा? मौसम, आदित्य, लाची, रिया। X is equal to plus minus 25/4. हाँ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। ठीक है, ये इक्वेशन आएगा। ए बाई ई मतलब प्लस माइनस ए का वैल्यू कितना 5, बी का वैल्यू कितना 4। क्यों ऐसा इक्वेशन आएगा? सबसे पहला बात, ये जो लाइन है वो लाइन क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस है। पैरेलल टू वाई एक्सिस कोई भी लाइन हो उसका इक्वेशन x इक्वल टू समथिंग होता है। ठीक है, अब अगर हमें x इक्वल टू यानी कि x कोऑर्डिनेट इसका कभी चेंज नहीं होगा, और हमें पता है कि ये कोऑर्डिनेट होता है a बाई e कोमा 0, ये कोऑर्डिनेट होता है माइनस a बाई e कोमा 0, यानी कि इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू a बाई e, सॉरी माइनस a बाई e, इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू a बाई e। ठीक है, इक्वेशन निकल गया, समझ में आया? चलिए, अब उसके बाद ज्यादा पंचायती नहीं करेंगे इसमें, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा बैठ के आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज वर्ड, हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं। हमें बोला गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज वर्टिसेस आर प्लस माइनस 6,0 एंड फोकाई एट प्लस माइनस 4,0। ठीक है, एक इलिप्स का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, इलिप्स का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है जिसमें वर्टिसेस कितना है? प्लस माइनस, कहां गया? प्लस माइनस 4,0, प्लस माइनस 4,0 इसका वर्टिसेस है। ठीक है, और उसका फोकाई है प्लस माइनस 6 और प्लस माइनस 6 0 है ना सर? ये फोकाई है, वर्टिसेस है प्लस माइनस 6,0। ठीक है, और हमेशा मैंने ये चीज पहले दिन से बता रखा है कि जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या हमें हमेशा करना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? कौन बताएगा? सर डायग्राम। डायग्राम, वेरी गुड। डायग्राम हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन में, हमेशा डायग्राम, हमेशा डायग्राम। तो एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बता रहा हूं, हमें पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। देखो ध्यान से, जब हमारा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होगा, ध्यान से सुनना, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुका हूं। जब मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, ठीक है, ये आप लोग भी याद रखिएगा, कोई अगर भूल गया है तो, अगर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुआ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जब मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हुआ, उस केस में जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आएगा, उस केस में जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आएगा, वो इलिप्स का इक्वेशन होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पे h कॉमा k होता है हमारा, हाँ ये अटक क्यों गया, जहां पे h कॉमा k होता है हमारा सेंटर। ठीक है, अब वो सेंटर ओरिजिन भी हो सकता है, वो सेंटर दूसरा भी चीज हो सकता है। अगर दूसरा चीज अब इसका इक्वेशन, इसका डायग्राम कैसा दिख सकता है? ठीक है, ये सब चीजें याद रखिएगा आप लोग, वरना आप लोग, क्योंकि आप लोग बोर्ड का प्रिपरेशन नहीं कर रहे, बोर्ड में सिर्फ पैरेलल वाला है, ठीक है, बट आप लोग बोर्ड का नहीं है। तो इस केस में हमारा जो इलिप्स है, इलिप्स दो तरीके का दिख सकता है, या तो इलिप्स ऐसा दिखेगा कि ये एक्स सेंटर जब इसका ओरिजिन हो तब ऐसा दिखेगा, अगर सेंटर ओरिजिन नहीं हो तब इलिप्स जो है कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, इलिप्स कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, यानी कि ये जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जो इसका बन रहा है, ठीक है, मेजर एक्सिस जो माइनर एक्सिस जो इसका बन रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस ही दिखेगा। ठीक है, बट अगर इसका मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो उस केस में कौन बताएगा कि हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? कौन बताएगा?
मतलब परपेंडिकुलर वाला। हाँ, परपेंडिकुलर वाला कौन सा? ध्यान सर रखिएगा। पहले एक हाँ, पॉइंट लेते थे लिप्स पे, फिर वहां से वो तो फोकस का डिस्टेंस। परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तब, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन नहीं दिया रहे तब। एक ऐसा जनरल चीज है, ध्यान से देखिए, मैं आप लोग को स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं, एक ऐसा जनरल चीज है जो सारे सारे के सारे कोनिक सेक्शन के लिए डिफाइंड है। एक ऐसा इक्वेशन है, चाहे ये वाला बने, चाहे ये वाला बने, चाहे इलिप्स बने, पैराबोला बने, हाइपरबोला बने, सबके लिए एक जनरल इक्वेशन होता है कोनिक का। क्या ना, कौन सा इक्वेशन होता है वो? देख रहे हैं, इसी पे गड़बड़ा जाएगा ये अच्छे से नहीं पढ़ने का नतीजा। सर ई लेस देन 1 से ई लेस देन 1 वो इक्वेशन थोड़ी है। इक्वेशन क्या होगा? ई लेस देन 1। डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड डायरेक्शन। पैरामेट्रिक इक्वेशन। हे भगवान, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन कहां से आएगा? अभी तक हम लोगों ने निकाला ही नहीं है पैरामीट्रिक इक्वेशन। E इज इक्वल टू पी एस बाई पी एम। एक किसका इक्वेशन निकल के आता है इससे? सारे कोनिक सेक्शन का। सारे कोनिक सेक्शन का इक्वेशन होता है ये। सारे कोनिक सेक्शन का इक्वेशन होता है। जब कुछ ना दिखे, अगर मैं इसको ऐसे नहीं भी करूं ना, इससे करूंगा तो आंसर आ जाएगा। ये सारे कोनिक सेक्शन में कौन कौन सा आ जाएगा हमारे पास? इससे हम लोग जनरली किस किस का निकालते हैं, ठीक है। बाकी सबका तो ऑलरेडी डिफाइंड है, बट जनरली हम लोग किस किस का निकालेंगे? इससे निकालेंगे पैराबोला का, इससे निकालेंगे इलिप्स का और हाइपरबोला का। बट ये कोनिक किसके लिए डिफाइंड है? कोनिक तो पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए भी होता है, कोनिक सर्कल के लिए भी होता है कि नहीं? बट उसके लिए e टेंड्स टू इंफिनिटी होता है, e इक्वल टू 0 हो जाता है, तो इसीलिए मेनली हम लोग इसी तीन के लिए यूज करेंगे। अब ये जो है जनरल है, ठीक है, याद रखिएगा, ये जनरल चीज है। जब दुनिया में कुछ ना सोचे तो सबके लिए ये रिलेशन है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसके लिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड बना रखा है। अगर हम इसको ये इक्वेशन यूज नहीं करके अगर हम ये भी इक्वेशन यूज करेंगे तब भी हमारा इक्वेशन जो है यही निकल के आएगा, क्योंकि आप डेफिनेशन में देखिएगा तो हम लोग यही सारी चीजें यूज करके हम लोग जो है पैराबोला का, इलिप्स का जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब अगर इलिप्स हमारा इस तरीके का हो कि ये हमारा हो गया, चले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इलिप्स जो है कुछ इस तरीके का बन रहा है, ठीक है। इलिप्स जो है इस तरीके का बन रहा है, तो इलिप्स इस तरीके का बन रहा है, ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हमेशा जनरल इक्वेशन जिंदाबाद, जनरल इक्वेशन हमेशा यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस अब इसमें जो e का वैल्यू निकल के आएगा, e का वैल्यू को 0.2 0.3 ऐसा निकल के आएगा। हम लोग ps इज इक्वल टू pm पुट कर देंगे, epm पुट कर देंगे, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बहुत बार ऐसा करवाया है अलग अलग कंडीशन निकालने के लिए, ठीक है। फिर दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, आगे भी इसमें यूज करेंगे, ठीक है। आया कुछ दिमाग में फिट हुआ? तो ये वाला जो इक्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ उसके, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन, ठीक है। चाहे नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो या पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, ये हमेशा यूज कर सकते हैं इसको यूज करने के लिए। ये जनरल इक्वेशन है, कोनिक का सबसे अन्नदाता है, पेरेंट है ये। लेकिन इसके लिए ये इक्वेशन यूज करने के लिए हमें क्या, ये कंडीशन होना जरूरी है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल होना पड़ेगा। आया समझ में? दिमाग में फिट हुआ कुछ? ठीक है, तो आप लोगों को पूरे स्टैंडर्ड चीजें याद रखना है। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन फाइंड आउट करके देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, फोकस दिया प्लस माइनस 4,0। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इलिप्स कैसा बन रहा है। इलिप्स अगर स्टैंडर्ड फॉर्म का बन रहा है तो हम लोग फटाफट निकालेंगे, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं। प्लस माइनस 4,0, प्लस माइनस 4,0 मतलब कैसा दिखेगा? अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं, प्लस माइनस 4,0 मतलब ये हो गया प्लस 4,0 और ये हो गया माइनस 4,0, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। ये हो गया हमारा फोकाई, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस 6,0, तो ये कहीं पे हमारे पास आ जाएगा 6,0 और ये कहीं पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 6,0, तो ये हो गया वर्टिसेस। तो हमें देखने को मिल रहा है कि फोकाई और वर्टिसेस जो है ये लोग कुछ ओरिजिन से सेम टाइप का डिस्टेंस फॉलो करता है, यानी कि इलिप्स जो है कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। मैं अच्छे से नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूं, बट इलिप्स जो है कुछ इस तरीके का बनेगा। ये इसका फोकस हो गया। चलिए अब मेरे को इसमें एक चीज बताइए कि इसमें a का वैल्यू कितना है? 4 है सर। 4 कहां से? 6 सॉरी सर, 6 है, 6 a हो जाएगा, ये लेंथ 6 है। चलिए कौन बता पाएगा e इक्वल टू कितना निकल के आएगा?
2/3. 2/3, वेरी गुड। क्योंकि ए ई इक्वल टू कितना है, 4 है, ये होता है ए ई, याद कीजिए। ए ई इक्वल टू 4 है तो ए का वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू ई इज इक्वल टू 4, तो ई इज इक्वल टू 4/6, 4/6 मतलब 2/3, तो ए का वैल्यू आ गया 2/3। बी कितना है? 220. हम्म 20 के पावर 1 अब देखिए, इसको निकालने का बड़ा ही आसान सा चीज है, इसको डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ए हो जाता है, ये ए ई हो गया, और ये हमारा बी हो जाता है। आप लोग डेफिनेशन याद करें होंगे तो पता चला होगा, स्टार्टिंग वाली क्लास में मैंने बताया हुआ था। उस हिसाब से भी निकल सकता है, या फिर उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी कि ई स्क्वायर, सॉरी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस ई स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 1 माइनस ई स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4/9 इंटू ए स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 36, इक्वल टू किसके बराबर है, बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5, है ना, 9 माइनस 4 5, 5 इंटू 36/9, तो ये बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6√5/3, यानी कि कितना हो जाएगा 2, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2√5। आया समझ में? तो ए का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया, तो इक्वेशन क्या होता था, ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ऐसा क्यों, क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2√5, 20, तो ये बाई 20 इज इक्वल टू 1। आया समझ में? फटाफट हम लोग बस हल्का फुल्का रिविजन करके निकल रहे हैं। अरे समझ में आया कि नहीं भाई लोग? यस सर। ध्यान दिया कीजिए पढ़ाई में आप लोग यार। चलिए, ये सब तो बेसिक। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलियस एंड द फोकस इज ऑन वाई एक्सिस, सेंटर इज एट द ओरिजिन पासिंग थ्रू द पॉइंट 6,4। ठीक है, बाकी मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जहां दिक्कत होता है, डाउट होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसे मजा नहीं आएगा, पहले आप लोग को ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग का कहां से बचा हुआ था पढ़ना, इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्स सर। हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड एलिप्स। सब लोग ऑनेस्टली बताइए, ठीक है, क्योंकि मेरे को याद नहीं है मैंने आखिरी बार कहाँ पे छोड़ा था एलिप्स, क्या यहीं पे छोड़ा था या इसके आगे तक पढ़ा चुका था मैं? अरे जो जो पढ़े हैं बताइए भाई। सर यही तक पढ़ा है. यहीं तक पढ़ा था, ओके, ठीक है। तो मैं इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड एलिप्स को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ, जितना तक हम लोगों ने पढ़ा है उतना तक बोर्ड का था, बोर्ड का वहीं पे समाप्त हो जाता है, और उसके आगे जो है बोर्ड का कुछ नहीं है। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ा सा हम लोग आगे का, हाँ ये क्या हो गया, ठीक है, हम लोग का बोर्ड का टॉपिक यहीं समाप्त हो गया, हम लोग थोड़ा सा बोर्ड के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसीलिए ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल आईआईटी में इससे अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो मान लीजिए कि आपका 30-40 के आसपास मार्क्स इससे आता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैंने ऑक्सिलरी सर्किल ये सब पढ़ा दिया था, पैरामेट्रिक पॉइंट, ऑक्सिलरी सर्किल, यस सर. पैरामेट्रिक पॉइंट ऑक्सिलरी सर्किल पढ़ा दिया था ना। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग को याद है ना पैरामेट्रिक पॉइंट ऑक्सिलरी सर्किल? ठीक है, वैसे मैं सर एक बार रिवीजन करवा दीजिएगा सर, उसमें मैं मतलब अटेंड नहीं थी उस क्लास। ओके ठीक है, करवा देंगे, वो थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये पढ़ लेते हैं, ये बड़ा ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको भी रिवीजन करवा देंगे, ऐसे भी हम लोग सारा टॉपिक रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए, हम लोगों ने कल यहाँ पे छोड़ा था, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड इलिप्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड इलिप्स। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं बड़े सुंदर तरीके से नोट्स आप लोग का बना के दूंगा, तो नोट्स आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जब मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, बार बार वीडियो देख के नोट करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 कंडीशन बना लेते हैं हम लोगों का, ठीक है, इलिप्स का। ठीक है,
तीन कंडीशन कैसा हो सकता है? सबसे पहले हम लोग एक एलिप्स बना लेते हैं इस तरीके का, ठीक है। ये हमारे हाँ, ये क्या बन गया, ठीक है। हमारे पास एक एलिप्स है मान लेते हैं, ठीक है। हमारे पास दूसरा एलिप्स है मान लेते हैं, हमारे पास तीसरा एलिप्स है मान लेते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या क्या होता है कि मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो इलिप्स को दो हिस्सों में कट करके निकल रहा है। मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो इलिप्स को एक पॉइंट पे टच करके निकल रहा है, और मान लेते हैं हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एक इलिप्स और एक स्ट्रेट लाइन के बीच में कितना कंडीशन बन सकता है? ये कंडीशन बन सकता है। ध्यान से देखते हुए जाइएगा। ये बन सकता है हमारा केस 1, ठीक है। ये बन सकता है हमारा केस 2, ये बन सकता है हमारा केस 3। यानी कि एक इलिप्स और एक लाइन के बीच में टोटल जो है तीन कंडीशन बन सकता है। पहला कंडीशन कि लाइन जो है इलिप्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करके निकलेगा। दूसरा केस जो है लाइन जो है इलिप्स को एक पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करके निकलेगा, ठीक है। लाइन जो है इलिप्स को एक पॉइंट पे टच करेगा, या लाइन जो है इलिप्स को ना तो कट करेगा ना तो टच करेगा, ठीक है। तो ये जो लाइन का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन चलिए हम लोग ले लेते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। लाइन का इक्वेशन हमने कंसिडर कर लिया। और ये जो इलिप्स है, इलिप्स का हम लोगों ने चलिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लिया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आप लोग अगर जनरली देखने जाइएगा सिलेबस में तो मेनली हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ही होता है, ठीक है। बट आईआईटी का एग्जाम है तो इसलिए हम लोग सारा चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए हमारे पास जो लाइन है, ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग सारा का सारा चीजें लिखना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो लाइन है, ठीक है, लाइन का इक्वेशन हमने ले लिया है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। और हमारे पास जो इलिप्स है, इलिप्स का हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ले रखा है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई। जहां जिसको समझ में नहीं आए वो वहां पे पूछ लेगा, ठीक है। अब बताइए अगर मेरे को इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मैं अगला प्रोसेस क्या करूंगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए? अरे आप लोग बोलते नहीं यार, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, वेरी गुड, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन यूज करने से हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तो हमें कैसा मिल जाएगा? इधर इधर देखिए, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। हम लोग क्या किया, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्यों किया? मैं इस तरीके से लिखा दे रहा हूं, बताइए, टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। स्पेलिंग मत जाना, फटाफट लिख रहा हूं मैं। टू फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू कितना है? एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर इंटू इधर आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mxc प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। ये निकल के आएगा। फिर उसके बाद इधर क्या निकल के आएगा? बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एम सी एक्स, यही आएगा ना? हाँ, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान से समझते हुए जाना। अब उसके बाद इसमें से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अगर मैं ये ए कहां से आ गया, ठीक है, इधर हमारे पास आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2, इधर आ जाएगा 2a स्क्वायर एम सी एक्स, और इधर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इन एक्स। इसको मैं 1 नंबर से सेव कर देता हूं। ध्यान से देखिए, ये हमारा क्वाड्रेटिक इन एक्स बन गया। अब बताइए केस 1 जब होगा, इसमें दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, ठीक है। दो इंटरसेक्टिंग अगर पॉइंट आएगा तो x का दो अलग अलग वैल्यू आएगा, ठीक है। दूसरे वाले में देखिए एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि x का एक ही वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। और तीसरे वाले पे इंटरसेक्टिंग, यानी कि पॉइंट जो है दो पॉइंट आएगा, दो पॉइंट आएगा तो यानी कि क्या होगा? हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? मैंने पहले बताया था, टू फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट।
अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब क्या, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। जब ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो इसमें दो अलग अलग पॉइंट आना चाहिए, यानी कि ये वाला पॉइंट में जो x का वैल्यू होगा, दो x का अलग अलग वैल्यू आना चाहिए। अगर दो x का अलग अलग वैल्यू आया तो दो पॉइंट आएगा, अगर x का एक ही वैल्यू आया तो एक पॉइंट आएगा, अगर x का कुछ भी वैल्यू नहीं आया मतलब इंटरसेक्टिंग होगा ही नहीं। आया समझ में? तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ही Yes, सारा sir. चीजें डिफाइंड होगा, ठीक है। अब अगर इसमें मैं केस 1 कंसीडर करता हूं, केस 1 को कंसीडर करता हूं, तो केस 1 कंसीडर करूंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। केस 1 में हमारे पास क्या होना चाहिए, टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट। टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए क्या होना पड़ेगा, इस इक्वेशन को का जो d है वो ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। इस इक्वेशन का जो d है उसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 होने के लिए रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। d ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b स्क्वायर मतलब इधर कितना है, 2a स्क्वायर mc, b स्क्वायर माइनस 4a का मतलब क्या है, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर माइनस 4ac, c का मतलब कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इक्वल टू कितना, सॉरी ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। यानी कि केस 1 होने के लिए, यानी कि ये केस 1 होने के लिए जो कंडीशन यूज होगा वो कंडीशन ये यूज होगा, ठीक है। और इस कंडीशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखिए इधर निकल के आएगा 4a टू द पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर, ये निकल के आएगा। इधर कितना निकल के आएगा, माइनस 4। इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b टू द पावर 4 है ना, a स्क्वायर b टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर और कितना आ जाएगा, माइनस a टू द पावर 4 m स्क्वायर b स्क्वायर, यही आएगा, हाँ यही आएगा, ठीक है। ये क्या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखिए इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ a स्क्वायर है, इसमें से क्या करते हैं, a स्क्वायर b टू द पावर 4, a स्क्वायर b टू द पावर 4, ठीक है। देख लेते हैं एक बार हमारे पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर इसमें से निकल जाता है, ए स्क्वायर इसमें से नहीं निकलेगा, ओके चलिए ए स्क्वायर इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं पहले वो देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग कॉमन लेंगे इधर तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, ए स्क्वायर 4a स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर इसमें से कॉमन आ जाएगा क्योंकि इसमें सब में ए स्क्वायर दिख रहा है, इधर 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 ए स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद m कॉमन नहीं आएगा, c कॉमन नहीं आएगा, चलिए 4a स्क्वायर सब में से कॉमन लेके हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर, ये बचेगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस कितना बचेगा, b टू द पावर 4, इधर कितना बचेगा, माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर, इधर कितना बचेगा, प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर b स्क्वायर ग्रेटर देन 0। a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर कट गया। अब हमारे पास कितना बचेगा, माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर b स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। और इधर माइनस c स्क्वायर होगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं c स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, ये इधर का b स्क्वायर तो चला ही गया, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, c स्क्वायर उधर ऐसे, हाँ। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगा सबसे पहला चीज, ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर मेरा दो इंटरसेक्टिंग, ये इंपॉर्टेंट उतना पॉइंट नहीं है, अगर मेरा दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाए, ठीक है, अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट आ जाए, दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाए तो हमारा कंडीशन क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अगर केस 2 हो जाए, ध्यान से देखिए, अगर केस 2 हो जाए, केस 2 होने के लिए हमें कितना वैल्यू चाहिए, एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए, एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए, मतलब ऐसा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कब हो सकता है, जब दोनों सेम आ जाए, d इक्वल टू 0,
यानी कि इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, d इक्वल टू जीरो। d इक्वल टू जीरो होने का मतलब ये पूरा का पूरा इक्वल टू जीरो, मतलब इधर कंडीशन आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो सेकंड वाला कंडीशन बन रहा है, इस सेकंड वाले कंडीशन में एक स्पेशल चीज हो रहा है। वो स्पेशल चीज क्या हो रहा है, कौन बता पाएगा? सेकंड वाले कंडीशन में लाइन और इलिप्स के बीच में एक स्पेशल चीज हो रहा है। टेंजेंट बन रहा है। वेरी गुड, लाइन जो है वो इलिप्स का टेंजेंट भी बन रहा है इस केस में। ठीक है, तो इस केस में लाइन जो है इलिप्स का टेंजेंट भी बन रहा है। तो ये वाला जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंसी कंडीशन। इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंसी कंडीशन। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, अगर सी का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंसी कंडीशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंसी कंडीशन। ठीक है, अब देखिए ऊपर देखिएगा, आप लोगों को पता चलेगा हमने इलिप्स का इक्वेशन ले रखा था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने लाइन ले रखा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये लाइन अगर टेंजेंट बन जाए, ठीक है, इफ दिस लाइन, क्या लिख रहा हूं, if this line is tangent, if this line is tangent, अगर ये लाइन जो है टेंजेंट बन जाता है, अगर ये लाइन टेंजेंट बन जाएगा तो किस तरीके से टेंजेंट का जो इक्वेशन आएगा, तो कंडीशन क्या आएगा, अगर ये लाइन टेंजेंट बन जाएगा तो कंडीशन क्या आएगा, c इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ये हो गया हमारा कंडीशन। ये कंडीशन ऑब्वियसली फॉलो होना है। ठीक है, अगर मेरे पास इलिप्स दिया जाए, मेरे पास लाइन दिया जाए, अगर ये लाइन टेंजेंट बन जाए तो ये कंडीशन आएगा। ये कंडीशन आएगा तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, हमें पता चलेगा c इक्वल टू कितना आ रहा है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो यानी कि इक्वेशन क्या हो जाएगा, c की जगह ये पुट कर देंगे, यानी कि टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। आया समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंसी कंडीशन। इसको आगे हम लोग फिर से एक बार और देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, टेंजेंट बन गया उस केस में। तीसरा कंडीशन केस 3। ठीक है, अब केस 3 के अंदर क्या हो रहा है, केस 3 के अंदर ना तो लाइन इसको टच कर रहा है इलिप्स को, ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर इलिप्स को ना तो टच करेगा ना तो इंटरसेक्ट करेगा, तो यानी कि कोई भी x का वैल्यू आएगा ही नहीं, यानी कि x का नो रियल वैल्यू। अगर क्वाड्रेटिक में कोई भी रियल वैल्यू नहीं आता है तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कौन बताएगा? अरे जल्दी जल्दी बोलिए, पूरा साल नहीं है मेरे पास, फटाफट खत्म कर लेंगे। हाँ, लेस देन जीरो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। d का वैल्यू लेस देन जीरो, d का वैल्यू लेस देन जीरो मतलब क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस सॉरी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ये कंडीशन आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन को याद रखना है। और जहां तक मैं बोलूंगा, ये इतना लंबा कंडीशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक कंडीशन याद रखिए, ये वाला टेंजेंट वाला, क्योंकि इसको तो याद रखना ही पड़ेगा। बाकी अगर कभी कोई चीज पूछा जाता है तो इस तरीके को याद रखिए कि किस तरीके से सॉल्व किया गया सारा का सारा चीजें। ठीक है, इस तरीके को याद रखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ सबका? यस। ठीक है, तो ये हमारे पास हल्का फुल्का एक बेसिक सा चीजें था। ठीक है, अब इसी को लेते हुए हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप लोगों का अगर वीडियो ऑफ हो जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा। ठीक, डिफरेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। डिफरेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सब लोग अपना दिमाग को रिफ्रेश कर लीजिए, क्योंकि मैं सारा का पहला पूछूंगा। सबसे पहला क्या आता था टेंजेंट में? आप लोगों ने सर्कल में पढ़ा है, आप लोगों ने पैराबोला में पढ़ा है। टेंजेंट का सबसे पहला फॉर्म कौन सा आता था? देखिए, ये अच्छे से नहीं पढ़ने का नतीजा। मैंने बताया था पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेम तरीके का चलता है। क्या होगा? सबसे पहला आता है टेंजेंट एट ए पॉइंट, टेंजेंट एट ए पॉइंट। और ध्यान से सुनिएगा, अगर वीडियो ऑफ होता है तो फटाफट ज्वाइन कीजिएगा,
लेट नहीं कीजिएगा, एकदम जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। टेंजेंट एट ए पॉइंट, यानी कि एक एलिप्स दिया हुआ है और उसका एक पॉइंट पे टेंजेंट एट ए पॉइंट, मतलब इस एट ए पॉइंट का मतलब कौन सा पॉइंट होता है बताइए? उस पॉइंट, उस पॉइंट पे नहीं, एट ए पॉइंट मतलब ये Point of contact. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। वेरी गुड, वो कौन सा पॉइंट होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, मान लेते हैं मैं एक एलिप्स बना लेता हूं ऐसे, ठीक है। हमारे पास एक लाइन है जो टेंजेंट है, ठीक है। इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा x1, y1 है, ठीक है। इसको हम लोग P नाम से मान लेते हैं, ठीक है। और जो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं इलिप्स का इक्वेशन ले लेता हूं, चलिए इलिप्स का इक्वेशन ही नहीं, छोड़िए, अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है तो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, कौन बताएगा? T equal to 0. t इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया, इस इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 में हम लोग क्या करते हैं, कौन बताएगा? मैं एक एक करके, सर यहाँ पे T क्या होगा? T नहीं समझ में आ रहा है। हाँ सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कौन बताएगा? चलिए मिस्टर गुप्ता बताइए, t इक्वल टू 0 में हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या कंडीशन होता है t इक्वल टू 0 में? को लिख सकते हैं y into y1 is equal to 2f into x plus x। y स्क्वायर को लिखेंगे y इंटू y1, x स्क्वायर को लिखेंगे, नहीं, हाँ क्या नहीं, उसके बाद हाँ सही है। y को क्या लिखेंगे? उसके बाद जो लाइन का इक्वेशन उसमें लाइन का इक्वेशन उसमें रख देंगे, यही सब पढ़ा है ना। जब मैंने बताया था कि t इक्वल टू 0, s1 इक्वल टू 0, ठीक है, s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या क्या था, हाँ, तो ये t इक्वल टू 0 में कब कौन सा पॉइंट होता है, कब, अब ये सब अगर मेरे को फिर से बताना पड़े तो उससे अच्छा मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ा देता ना, रिवीजन क्यों कराता? अगर अगर दिक्कत हो रहा है इसमें कि सर ये क्या था, ये क्या नहीं था, गजब है आप लोगों का, गजब सीन है पढ़ाई का, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाने का मन नहीं करता है मेरे को ऐसे। कम से कम एक अच्छा बच्चा होता तो पढ़ाने में मजा भी आता, एक भी पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। ऐसे सिर्फ आप बॉन्ड बनिएगा, मैं सब लोगों को बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इधर 5 बच्चा है, 5 बच्चे का पांचों गधा मान लीजिए, और आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आप क्या होंगे, आप थोड़ा सा कम गधा होंगे, ठीक है। और इधर क्या, पूरा दुनिया 15 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। आप 5 बच्चों के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, इधर पूरा का पूरा 15 लाख बच्चों के सामने एग्जाम देना है। जो दिन रात पढ़ाई कर रहा है, अभी उससे पूछिए ये क्या होता है, वो अभी फराटेदार बता देगा कि ये ऐसा ऐसा होता है। तो आप इसके सामने कैसे compete कीजिएगा? आपको अपने क्लास के बीच में compete करना है, जो 7-8 बच्चा है कि सर इसको ये नहीं आता था, मेरे को ये आता है, वैसा थोड़ी होता। आप लोग को अपने आप से कंपटीशन करना है कि कल आप क्या थे, आज आप क्या है। अगर ये होगा ही नहीं, कंपटीशन वाला जुनून खुद में होगा ही नहीं, सेल्फ मोटिवेटेड होगा ही नहीं आप लोग, तो कहां से निकलेगा भाई। मैंने कितने बार बताया था कि इतना एनर्जी होना चाहिए कि हाथ भी कटे तो खून नहीं निकले, वो जेई दिखाई दे, ठीक है। इतना ज्यादा जुनून होना चाहिए, तब जाके आखिर में कुछ होगा, वरना वही 3 साल 4 साल देते रहोगे, फिर आखिर में पता चले क्या करेंगे, तो वही प्राइवेट कॉलेज में चले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वही करेंगे, वहां से कहीं ना कहीं टीसीएस इन्फोसिस में जॉब ले लेंगे सस्ता वाला, साल का 3.5 लाख वाला, फिर वैसे कटता रहेगा। बेंगलोर में घर ले लेंगे, जिसके वजह से फिर घर से पैसा मंगवाना पड़ेगा। समझा समझा के थक चुका हूं आप लोगों को, मेरे को समझ में नहीं आता है। अब ये सिंपल सा t इक्वल टू 0 में क्या क्या होता था ये नहीं पता। हमारा जनरल इक्वेशन होता था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जब हम लोग t की बात करें तो t का मतलब कुछ कुछ स्पेशल चीजें होता था। अभी मेरे को ये बताने की जरूरत पड़ रहा है,
जबकि 50 बार लिखा चुका हूं, 100 बार क्वेश्चन करा चुका हूं, आप फिर से बताने की जरूरत पड़ रहा है। तो फिर पढ़े क्या आप लोग, मतलब मेरे को नहीं समझ आया अभी तक। अभी आधा समय इसी में निकल जाएगा, फिर बोलेंगे कि सर सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है। अरे सिलेबस तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका मतलब समझ में क्या आएगा, कुछ नहीं। क्या होता है इसमें, फटाफट बताइए। कम से कम कॉपी में लिखा हुआ होगा, कॉपी खोल के बताइए, घर में होगा कॉपी, कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं कोने में पड़ा होगा, देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स इंटू एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह पे वाई इंटू वाई वन, वाई स्क्वायर की जगह पे वाई इंटू वाई वन, और एक्स की जगह पे एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई की जगह पे वाई प्लस वाई वन बाई टू, वाई प्लस वाई वन बाई टू, उसके बाद एक्स वाई की जगह पे एक्स वन वाई प्लस वाई वन एक्स फिर बाई टू। बाई टू, ये चीज है। तो जब भी हम t की बात करते हैं, जब भी मैं t की बात करूं तो ये चीजों से रिप्लेस कर देना है। जहां जहां एक्स स्क्वायर दिखे वहां x इंटू एक्स वन पुट करना है, जहां जहां वाई स्क्वायर दिखे तो y इंटू वाई वन पुट करना है, जहां x दिखे x प्लस एक्स वन बाई टू पुट करना है, जहां y दिखे y प्लस वाई वन बाई टू पुट करना है, जहां एक्स वाई दिखे x वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू पुट करना है। तो ये मेरा कोड है कि जहां t इक्वल टू 0 दिखाई दे वहां ये सारे हरकतें कर देना, ठीक है। बचपन से लेके, यानी कि बचपन से आई मीन कि जब से हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब से मैं चिल्ला रहा हूं कि टेंजेंट का इक्वेशन होगा t इक्वल टू 0, टेंजेंट का इक्वेशन होगा t इक्वल टू 0। t का मतलब हो गया ये सारे हरकतें, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये x1 y1 क्या होगा। ये x1 y1 टेंजेंट एट ए पॉइंट के केस में वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ठीक है। फिर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का अलग चीज होता है, टेंजेंट सॉरी कॉर्ड मिडिल पॉइंट जिसका दिया हुआ है उसके लिए अलग चीज होता है। सारा सब में सेम चीजें चलते हुए आ रहा है, सब में सेम चीजें चलते हुए आ रहा है, फिर भी बताना पड़ रहा है मेरे को, ये तो बड़े मतलब दिमाग खराब वाली बात, ठीक है। तो दो तरीके का टेंजेंट होता है, टेंजेंट को दो तरीके से बताया जाता है। मैंने, आप लोग फिर क्वेश्चन में जाके गड़बड़ी कीजिएगा, मेरे को पता है ये ध्यान से नहीं सुनने का और ध्यान से नहीं पढ़ने का नतीजा है। मैंने दो चीज बताया था कि टेंजेंट फ्रॉम दी पॉइंट और टेंजेंट एट ए पॉइंट, दो अलग अलग शब्द है, बताया था कि नहीं। फ्रॉम दी पॉइंट मतलब क्या हो जाएगा, आउटर साइड फिगर के आउटर से पॉइंट एक पॉइंट बाहर है सेंट्री का करके। हाँ, पॉइंट जो कहीं पे एक बाहर है, चाहे वो इलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे सर्किल हो, उससे नहीं मतलब है। अगर फ्रॉम दी पॉइंट बोला गया मतलब एक्सटर्नल कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा और उससे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। कभी भी टेंजेंट एट ए पॉइंट बोला जाता है मतलब वो एट ए पॉइंट मतलब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट एक पॉइंट पे है तो कौन से पॉइंट पे है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, ठीक है। ये फ्रॉम दी पॉइंट होता है, ये एट पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें सब कोड लैंग्वेज टाइप से ये सब समझ, देखिए हम लोग इतने अंग्रेजी में इतने स्मार्ट नहीं है, ठीक है। हम लोग को इतना ज्यादा एकदम खतरनाक इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन इतना ज्यादा लॉजिकल चीजें समझना पड़ेगा कि फ्रॉम मतलब क्या बाहर साइड से बोला जा रहा है, एट मतलब इस पे बोला जा रहा है, तो मैथमेटिक्स के साथ कुछ कुछ टेक्निकल चीजें जुड़ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आप ये तो समझ में आ गया, तो t इक्वल टू 0 होता है। अब मान लीजिए इलिप्स का इक्वेशन कुछ भी ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। मान लेते हैं अगर इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो टेंजेंट एट ए पॉइंट का इक्वेशन होता है t इक्वल टू 0, यानी कि क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगला इक्वेशन आता है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या करेंगे, सिंपल सा चीज, मेरे पास एक इलिप्स है, मान लेते हैं मेरे पास एक इलिप्स है, ठीक है, और एक टेंजेंट है इस तरीके से, ठीक है। टच नहीं कर रहा है, जोर जबरदस्ती टच करवाना पड़ रहा है, ऐसे, चलिए ये टच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये इलिप्स हो गया, ये हमारा लाइन हो गया। इलिप्स में कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे लिया जाता है, अगर पैरामेट्रिक पॉइंट वो भी किसके लिए, स्टैंडर्ड टाइप ऑफ इलिप्स के लिए, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें पैरामेट्रिक पॉइंट्स क्या होते हैं,
80 स्क्वायर कॉमा 280। ए भगवान, अब मैं क्या करूं, कूद के मर जाऊं कहीं पे? A cos थीटा और B sin थीटा। अच्छा वो अच्छा, हे भगवान, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, क्या करेंगे मिस्टर गुप्ता? आए, तो भूल गए थे। भूल गए थे? ऐसे कैसे चलेगा बाबू, ऐसे नहीं चलेगा ना। तो कितनी बार बोला है पढ़िए यार, आप लोगों के लिए इतने मेहनत कर रहे हैं, पहले ये करना पड़ता है, वीडियो बनाना पड़ता है, वीडियो डालना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, ये होता है, वो होता है। ये लैपटॉप के सामने बैठ बैठ के मेरा आंखें खराब, ऐसे ही खराब है और खराब होते जा रहा है। कम से कम भगवान के लिए ना सही, मेरे लिए पढ़ लेना थोड़ा बहुत, कि सर को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना होगा? a cos थीटा। y इक्वल टू कितना होगा? अरे बोलिए भाई। B sin थीटा। b sin थीटा। ठीक है, यानी कि टेंजेंट एट अ पॉइंट ही होगा, बट ये इस पॉइंट पे इस बार x1 y1 की जगह हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट ले लेंगे, जैसे a cos थीटा कॉमा b sin थीटा ले लेंगे। ठीक है, तो एलिप्स का इक्वेशन था ये। तो इलिप्स का टी इक्वेशन क्या होता था? t इक्वल टू 0 होता था। t इक्वल टू 0 में x इंटू x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद x1 की जगह आप क्या पैरामेट्रिक पॉइंट पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? x इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है, बाई ए स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा? प्लस y इंटू बी साइन थीटा बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन है x cos थीटा बाई ए प्लस y sin थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, और ये भी बताया था कि ये पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे निकलते हैं। आप लोगों को शायद याद होगा कि ये पैरामेट्रिक पॉइंट किस तरीके से निकाला गया था, एक ऑक्सिलरी सर्किल लेके। याद है कि नहीं आप लोगों को? अरे यार कहाँ याद होगा, कितने दिन से चिल्ला रहा हूँ पढ़ो 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 पढ़ो, बेइज्जती कर दिया आप लोगों ने मेरा। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिएगा, कम से कम इज्जत रख लीजिएगा। ठीक है, पैरामेट्रिक पॉइंट बताया था कि नहीं बताया था मैंने? बताया कैसे? हाँ, तब बताइए। तो बड़ा गलत चीज है ये, पढ़ना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, पैरामेट्रिक पॉइंट में भी मैंने बताया हुआ था कुछ इस तरीके से, आप लोगों को याद होगा कि मान लेते हैं हमारे पास एक इलिप्स है, ठीक है, उसके बाद कुछ ऑक्सिलरी सर्किल है इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ और हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सिलरी सर्किल होता है ऐसे, ऑक्सिलरी सर्किल नहीं बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये सर्किल है, ऑक्सिलरी सर्किल बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे कट करेगा, ठीक है, वो पॉइंट हमारा पैरामेट्रिक पॉइंट पे निकलता है, ए cos थीटा कॉमा बी sin थीटा, आप लोग को याद होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो थीटा होता है, थीटा का मतलब ऑक्सिलरी एंगल होता है, एक्सेंट्रिक एंगल होता है, इसे बोला जाता है, आप लोग को याद होना चाहिए सारा चीज। ठीक है, उसके बाद चलिए टेंजेंट एट ए पॉइंट आ गया, पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गया। उसका बाद एक और टाइप ऑफ इक्वेशन आता है टेंजेंट का, सब में सेम चीज आता है, और एक कौन सा टाइप आता है टेंजेंट का? स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म, वेरी गुड, स्लोप फॉर्म। ठीक है, यानी कि टेंजेंट का अगर स्लोप दिया हुआ है, सॉरी, उस लाइन का अगर स्लोप, हमें बोला जाता है कि हमारे पास एक इलिप्स है, ध्यान से समझिएगा चीजों को, हमें बोला जाता है कि हमारे पास एक इलिप्स है, ठीक है, और एक टेंजेंट है, ठीक है, इलिप्स का इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, और ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का एक स्लोप दिया गया है m। तो बताइए इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? क्या होगा इस लाइन का इक्वेशन, कौन बता पाएगा?
y is equal to mx plus minus square root y is of equal to a mx square प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, अभी जो हमने देख के आया, क्योंकि इसमें देखिए सिर्फ स्लोप का यूज हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है, ए बी तो यहीं से मिल जा रहा है, अगर स्लोप दिया जाए तो पूरा का पूरा इक्वेशन निकल गया। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें दो इक्वेशन निकल रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और दूसरा निकल रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। कोई मेरे को बता पाएगा ये दोनों लाइन किस तरीके का लाइन है? दोनों लाइन आपस में कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, कोलिनियर होगा, कोइंसिडेंट होगा, कोप्लेनर होगा, क्या होगा? इतना शांत क्यों हो जाते हो? गलत ही बोलो, कम से कम बोलो। पैरेलल पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा? इक्वेशन से दिख रहा है, क्या दिख रहा है वो पूछ रहा हूँ। प्लस माइनस साइन है, वो दिख रहा है, प्लस माइनस साइन से पैरेलल हो जाता है। कब पैरेलल होता है दो लाइन? स्लोप इक्वल होते हैं मेरे भाई, स्लोप दोनों का सेम है। देखिए, तो स्लोप अगर सेम होगा तो लाइन पैरेलल होगा, यानी कि स्लोप अगर दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ स्लोप दिया जाए, तो दो टेंजेंट आएगा। देखिए ये टेंजेंट अगर ऐसा होगा, एक और टेंजेंट यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, अगर मैं सही से नहीं बना पाऊं तो बोलना नहीं कि सर ये तो पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल बना ही नहीं आपसे। ठीक है, तो एक लाइन जो है इस तरीके का आ जाएगा, यानी कि एक इलिप्स में अगर सिर्फ स्लोप दिया जाए तो स्लोप के बेसिस में दो टेंजेंट बन सकता है। ठीक है, एक का इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और दूसरा आ जाएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर हमें स्लोप दे दिया जाए, बोला जाता है कि मान लीजिए हमारे पास एक इलिप्स है, ठीक है, और सिर्फ एक स्लोप दे दिया जाता है कि चलिए मैंने आपको एक स्लोप दे दिया m, अब बताइए कि इसमें टोटल अगर इस स्लोप का कितने टेंजेंट बनेंगे, तो टोटल कितने टेंजेंट बन जाते हैं? दो टेंजेंट। तो आप किसी भी तरीके का बना लीजिएगा, इलिप्स में स्लोप के बेसिस पे दो टेंजेंट हमेशा बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा इलिप्स में पूरा का पूरा टेंजेंट को लेके। ठीक है, अब एक हल्का सा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आज का क्लास खत्म करेंगे, फिर कल इसमें ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट आ जाता है हमारे पास, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। मैं बस ये पॉइंट आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ये पॉइंट मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैंने सर्कल में बताया हुआ था, आप लोग इस पे थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए अगली बार। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक इलिप्स है। ठीक है, हमारे पास एक इलिप्स है, कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। हमें प्रूफ करना है कि जब भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से इलिप्स पे कोई ना कोई टेंजेंट बनाएंगे तो हमेशा क्या हो गया, जब भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से इलिप्स पे कोई ना कोई टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है, तो हमेशा वो दो टेंजेंट बनेगा, हमेशा वो दो टेंजेंट बनेगा। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करके बताना है, और ये प्रूफ नहीं, ये इन द सेंस बहुत सारे क्वेश्चन में भी इस तरीके का चीजें पूछ देगा। ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी। ठीक है, हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लेते हैं पी x1, y1। ठीक है, अगर सिंपल सा मैं कोई भी इलिप्स का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन ले लेता हूं, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अगर मैं एक स्टैंडर्ड इलिप्स ले लूं तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब कोई पूछेगा सर आपने ये इक्वेशन क्यों लिया? अरे मैं कोई भी इक्वेशन ले लूंगा, फर्क नहीं पड़ेगा। हम अगर नंबर के फॉर्म में इक्वेशन लेंगे तो चाहे ऐसे लिखो या वैसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन इक्वेशन होता है, टेंजेंट का इक्वेशन है। अगर इस टेंजेंट का इक्वेशन को मैं क्या करूं, अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, अगर मैं कोई भी टेंजेंट का इक्वेशन बना दूं, ठीक है, एक टेंजेंट बना दूं और बोलो कि टेंजेंट आगे से इस एक्सटर्नल पॉइंट से पास करेगा, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाओ या टेंजेंट इस एक्सटर्नल पॉइंट से पास कर रहा है, सेम चीज है। अगर मैं बोलूं कि यहां से इस पॉइंट से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो अब इसी बात है, ये जो टेंजेंट होगा इस पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया,
एक टेंजेंट बनाया और एक टेंजेंट को कहीं बाहर में एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमने पास करवाया, तो बाहर में एक्सटर्नल पॉइंट से पास करवाया तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, मतलब क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा, y1 माइनस एम एक्स वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, y1 माइनस एम एक्स वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यानी कि क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखिएगा, जो मेन मोटिव है हमारा y1 स्क्वायर माइनस टू x1 y1 m माई प्लस एम स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी कि अगर हम एम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगा, एक्स वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू एक्स वन वाई वन एम, फिर क्या बचेगा, प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक चीज समझिए, ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है एम में क्या निकल के आया, एम में क्या बन रहा है, ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन एम। अगर m में क्वाड्रेटिक है तो m का कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। सबसे पहला चीज, एक चीज ध्यान से सुनिए, अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट ले रहा हूं तो एक्सटर्नल पॉइंट अगर ले रहा हूं, ये पॉइंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई भी टेंजेंट को मैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से पास करा सकता हूं, तो ये m का वैल्यू जो है कभी भी इस तरीके से नहीं आएगा, इमेजिनरी टाइप से नहीं आएगा। इमेजिनरी टाइप से तभी आएगा जब ये पॉइंट जो है इसके अंदर लाई करेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये पॉइंट अगर बाहर लाई करे तो m का 2 वैल्यू निकलेगा, क्योंकि दो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं ऐसे करके बता रहा हूं। अब m का टोटल 3 कंडीशन हो सकता है, या जो पॉइंट जो है हमारा, या तो रियल एंड डिस्टिंक्ट 2 वैल्यू निकलेगा, अगर 2 वैल्यू निकलेगा मतलब पॉइंट क्या है, मैक्सिमम 2 पॉइंट बन सकते हैं, तो वो एक्सटर्नल पॉइंट होगा, m जो है बाहर कहीं पे लाई करेगा, सॉरी p जो है बाहर कहीं पे लाई करेगा। अगर p जो है पूरा का पूरा टेंजेंट पे लाई कर जाता है तो m का 1 वैल्यू निकलेगा। अगर p जो है इलिप्स के अंदर लाई कर जाता है तो इसका m का इमेजिनरी वैल्यू निकलेगा। क्यों इमेजिनरी वैल्यू, अगर अंदर बन जाए तो टेंजेंट अगर p पॉइंट से पास करेगा तो टेंजेंट इलिप्स को कट करना पड़ेगा, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यानी कि मैक्सिमम m का वैल्यू कितना आ सकता है, 2 आ सकता है। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम कितना टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं किसी इलिप्स पे, 2, क्योंकि m का मैक्सिमम वैल्यू 2 ही निकल रहा है ना, 2 से ज्यादा निकल ही नहीं पा रहा है। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, और उस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने क्या किया, अपने टेंजेंट को पास कराया, तो उसके इसमें m में क्वाड्रेटिक आया। अब जब m में क्वाड्रेटिक आया तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m कितना आ सकता है, 2 ही आ सकता है। अगर 2 वैल्यू आया, 2 अलग अलग वैल्यू को अगर मैं इस टेंजेंट का इक्वेशन में पुट करूं तो मेरे पास 2 ही इक्वेशन मिलेगा। अगर 2 ही इक्वेशन मिलता है, ध्यान से समझिएगा, यानी कि 2 ही टेंजेंट ड्रॉ हो पा रहा है। अगर 2 ही टेंजेंट ड्रॉ हो पा रहा है तो यानी कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, मिनिमम एक 0 भी हो सकता है। और 0 कब होगा, जब ये एक्सटर्नल पॉइंट जो है वो सर्किल के अंदर लाई करे। बट हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल मतलब इलिप्स के बाहर, ना तो इलिप्स पे ना तो इलिप्स के अंदर, इलिप्स के बाहर। बट मैंने तीनों कंडीशन बता दिया कि इलिप्स पे लाई करेगा तो m का सिंगल वैल्यू निकलेगा, इलिप्स पे लाई करेगा, इलिप्स के बाहर लाई करेगा तो m का 2 वैल्यू निकलेगा, इलिप्स के अंदर लाई करेगा तो m का कोई वैल्यू निकलेगा नहीं। सर आपका आवाज नहीं है। या नहीं जा रहा है, हाय
सर केमिस्ट्री क्लास है सर। ओ तो ऐसा बोलो ना, केमिस्ट्री क्लास से इतने देर से शांत बैठा हुआ है, मेरे को पता कैसे चलेगा। चलिए, थैंक यू।